पूछा तुम कैसी कविताएं लिखते हो, तो मैं बता दूं कि मैं आलसी हूँ, लिखता नहीं हूँ। मैं चोर हूँ, जिसकी भी कविता अच्छी लगती है चुरा लेता हूँ और उसको गा लेता हूँ। तो ये जो कुछ कविताएं हैं, वंदना जी के कहने पे, शरद जी के कहने पे, अर्चना जी के कहने पे मैं, और परवीन जी के कहने पे, क्योंकि परवीन जी के प्रोग्राम में भी सुनाई थी, मेरे पास वही खजाना है छोटा सा, लेकिन क्योंकि 10, 12, 15 लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा, बाकी सब नए लोग हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वही सुना सकता हूँ। मैं, एक अंग्रेज ने गांधी जी के बारे में कहा था, क्या नाम था उसका अंग्रेज का पता नहीं, लेकिन कहा था कि आज के 100 साल बाद दुनिया यकीन नहीं करेगी कि हार्ड मास का बना कोई ऐसा व्यक्ति था। आइंस्टाइन ने कहा था। देखिए, तो कुंवर बेचैन जी वैसे ही व्यक्तित्व हैं, क्योंकि मैं जितना जिया हूं उनके साथ, बहुत ज्यादा नहीं जिया हूं, लेकिन जितना भी जिया हूं, इतना मन का पक्का, इतना सरल हृदय, इतना कभी किसी का बुरा सोचना ही नहीं, चाहे उनको आप मतलब सारा विष खुद अपने कंठ में रख लेना सबका, और जो सरलता। मैं एक छोटा सा बात शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने कई वीडियो मुझे भेजे, मेरे जन्मदिन पे मेरे ऊपर एक कविता लिखी उन्होंने, और वो वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ा है मोबाइल में। और नए साल की भी, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बधाई के लिए भी। लेकिन सबसे जो ज़्यादा मेरे जो करीब है, अगर मैंने कभी कुछ लिखा उनके बारे में, तो मैं यही लिखूंगा, उसका टाइटल भी यही होगा, मुझे अभी भी वीडियो का इंतजार है। क्या है मैं बताता हूँ आपको, बात क्या है। अभी बताया कि उनके प्रीमियर पे थे कुंवर बेचैन जी, हमारा जो पहला शो हुआ था इंडिया में, मतलब ये दिल्ली में, तो वहाँ गाजियाबाद भी और IMS में और दिल्ली हंसराज कॉलेज में हुआ था। तो वो वहाँ पर आए थे और उनको वो फिल्म इतनी अच्छी लगी थी। सुरेंद्र शर्मा जी ने भी उनके ये शब्द थे कि हमने अपनी जिंदगी में, इतने साल के हो गए, इतनी उम्र हो गई, बोले हमने अपनी जिंदगी में ऐसी फिल्म नहीं देखी। ये उनके शब्द थे, इतने बड़े। और उन्होंने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अल्पना को 18 मिनट का एक ऑडियो मैसेज भेजा, वो मेरे पास अभी भी है। 18 मिनट का ऑडियो मैसेज भेजा। उस ऑडियो मैसेज के लास्ट में ये बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं फिर मैं वीडियो भेजूंगा। और उसके अगले दिन वो हॉस्पिटल चले गए, और उसके बाद अभी भी मुझे वीडियो का इंतजार है। मतलब किसी से इतना नाता, इतना जुड़ाव हो सकता है, बहुत बहुत मुश्किल है, कठिन है ऐसे, इतना इतना सच्चा। बेशक इन्होंने कितनी भी कीमतें चुकाई हो, बेशक इन्होंने पैसा बहुत ज्यादा ना कमाया हो, बेशक इन्होंने कुछ भी ना कमाया हो, लेकिन रोज रात को सोते हुए ये मलाल नहीं होता था कि मैंने किसी का हक मारा या किसी के पैर पे लात मारी। क्या बात, ये तो उनको मालूम है। शमशान घाट के बाहर लिखा होता है, इस यहाँ तक बस अपना साथ था, इसके बाद मुझे अकेला जाने दो, क्योंकि कोई साथ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? ये जाएगा जो अब हो रहा है उनके लिए। ये है हमारी इस कौम की, आर्टिस्ट कौम की जो ताकत है, वो ये ताकत है जो बड़े बड़े चीजों को हिला कर रख सकता है। और मैं बस, क्योंकि आखिरी में जितने भी बचे खुचे लोग हैं, वो सारे मुझे मालूम है कि वो सारे रसिक लोग हैं, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। हो सकता है किसी को कुछ काम पड़ा हो, कुछ वो हो, लेकिन अभी भी क्वालिटी लोग हैं यहाँ पर। और जैसा कि राजेंद्र ने कहा कि कुछ सूक्ष्म लोग भी हैं जो खाली कुर्सियों पर बैठे हैं, उनकी भी बात मैं अभी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिनकी भी कविताएं हैं वो सब अब इस दुनिया में नहीं है। छोटी छोटी, मैं 10वीं क्लास में था जब की बात बताता हूँ, 9वीं 10वीं 11वीं की बात है ये, 9वीं 10वीं की। कतला रामलीला में, हिसार में कवि सम्मेलन होते थे, और मैं वहाँ जाकर देखता था रात भर, और मुझे इतनी पसंद आती थी। वो उनकी कैसेट रिकॉर्ड करवा के और वो गुनगुनाता था मैं दिन रात। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, परिवार वाले, कि सुबह उठते ही शुरू हो जाता है और बोलते बोलते रोज गान, नहाना भी है तो 2 घंटे लगाएगा, वो अंदर गाता रहेगा। लेकिन आज
मुझे वो चीज़ याद आती है तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि वो सनक या जो वो जिसको कह लो कीड़ा, कुछ भी अनकंफर्टेबलनेस होगी, कुछ तो होगा जैसा, क्यों वो कोई कविताएं पसंद आई मुझे जो मैं अभी आपको कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो उन कविताओं में कुछ कवि थे, शरद जी थे, शरद जोशी थे, कुंवर बेचैन जी थे, सुरेंद्र शर्मा जी, और राजेंद्र राजन जी, डॉक्टर उर्मिलेश जी, आदित्य, बिल्कुल ये ओम प्रकाश आदित्य जी, ये सारे लोग थे जिनको मैंने सुना है, बहुत सुना है, और मेरा बड़ा शौक था। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो जैसा वो था वैसे, क्योंकि मैं एक्टर हूं या था उस वक्त भी, अंदर पता नहीं था कि मैं एक्टर हूं, लेकिन मैं उनको उसी तरीके से बोलता था। तो डॉक्टर राजेंद्र राजन जी की कविता थी, तो उसको मैंने कैसे बोला था, 4 लाइनें थी कि हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, यूं समझिए कि हीरे को कांच समझकर कीचड़ में डाल दिया, मगर नेताजी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले ही दिन एक पान की दुकान खोली, जिसे देख हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली कि देखो ना, भाग्य की भी क्या अजीब विडंबना है। मैंने कहा कल तक नेता थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ, वो कल भी चूना लगाते थे। स्टाइल था मेरे। कृष्ण मित्र जी थे, हाँ उसमें वो भी थे। उनकी 2 ही लाइनें याद है मुझे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कि डाकुओं की फौज बैठी इस भरी संसद में, चंबल का नाम तो यूं ही बदनाम है। क्या बात, क्या बात की थी। हमारे आदरणीय कुंवर बेचैन जी की कुछ दो लाइनें मुझे याद हैं, जो वो सुनाऊंगा मैं, जो मुझे तब सुनी थी, अब तक कंठस्थ है। तो उसके अलावा भी जो आपने भेजी वो मैं नहीं कर पाया याद। क्यों? क्योंकि पता नहीं, मुझे लगा जो अंदर खून रच बस गया ना, वही सुनाऊंगा मैं। तो सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सकल बादल बनकर बौछार के छींटे देता है, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता है। सूरज डूबा तो नभ को दे गया सितारों के छींटे, बादल मिटने से पहले ही दे गया फुहारों के छींटे। तुम भी निज भाव तरंगों से, जीवन के अनुपम रंगों से, मुरझी कलियों के सीने में फुहार के छींटे देता है। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता है, प्यार के छींटे। तो हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हो गया होगा, लेकिन मैंने जैसा रटा हुआ था मैंने वैसा ही बोला है। तो, और उसके बाद हमारे डॉक्टर उर्मिलेश थे, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर उर्मिलेश बहुत कमाल की वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान हैं। क्या बात, क्या बात। ये वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान हैं। कि आसमानी सुख का बयान है तुम्हारे गीत मेरे गीत, धरती के दुख का बयान है। कि शीशे के गिलास जैसे नाजुक तुम्हारे गीत मेरे गीत, पत्थरों की चोट के निशान है। केवल तुम्हारी ही जुबान है तुम्हारे गीत मेरे पूरे देश की जुबान। क्या बात, क्या बात। वो कविता से पहले ये बोलते थे। और एक हाँ, एक 2-4 लाइन और है कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, पंखुड़ी पंखुड़ी हम बिखर जाएंगे। पंखुड़ी पंखुड़ी हम बिखर जाएंगे। क्या?
कि मान भी जा तू उनके शहर में न जा, क्या बात कि मान भी जा तू उनके शहर में न जा, आदमी जान कर लोग डर जाएंगे, क्या बात आदमी क्या बात। जान कर लोग डर जाएंगे। तो खैर लंबी है। एक ओम प्रकाश आदित्य जी आपके भी मेरे ख्याल गुरु जी रहे हैं, आपने भी अभी जिक्र किया, तो मुझे भी उनका जो स्टाइल था वो कमाल लगा कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हारे मन में तो जिंदगी से हार लोगे तुम। एक मनोवैज्ञानिक कार्य मैंने लिख पड़ा, जैसी धारा में बहोगे वैसे धार लोगे। क्या बात क्या बात क्या बात। कि मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूँ, पत्नी ने कहा फिर कैसे सार लोगे तुम। एक पत्नी के पति सलीके से हो न सके, लखपति होकर क्या तीर मार लोगे तुम। क्या कहते कि हेयर कटिंग करवाओ मत प्राण प्यारे, कहीं काले नाग नाई को न फड़ मार दे। कि हिरण से नयन को ज्यादा न नचाया करो, कोई छल सिंह हिरणों को न पछाड़ दे। कि नंगा सिर लिए ऐसे खुले में न घुमा करो, मांग है सीमांत शत्रु झंडा ही न गाड़ दे। चंद्रमुखी मुझे डर है कि तेरे मुख पर अमेरिका अंतरिक्ष यान न उड़ाए। क्या बात क्या बात। कि बाली सी उम्र तेरी पतली कमर, तेरी कमर यहाँ कोई बॉयफ्रेंड लिख दूं, कोई नहीं साथ तेरे नंगे नंगे हाथ तेरे, आजा तेरे हाथ पे मैं हस्बैंड लिख दूं। कि गाल बोल बोल तेरे अंग्रेजी बोल, तेरे कंठ पे तेरे मैं अंग्रेजी बैंड लिख दूं। कि भारत में तन तेरा, लंदन में मन तेरा, गोरी तेरे मुख पे मैं इंग्लैंड लिख दूं। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। हसीना के मुख पे, कि हसीना के मुख पे पसीना यो छलकता है, तारे निकले हो जैसे पूनम के मुन में। सेंट की सुगंध से तो शीत की लहर चली, मन ये मसूरी गया तन देहरादून। क्या बात है। कि मच्छरे से हंस कर मछली से फंस कर, यौवन को खस कर चुस्त पतलून में। ऊन सा बदन लिए नून में चली हो गोरी, जनवरी जा रही हो जैसे कोई जून। क्या बात क्या बात क्या बात। कि आगरे का एक धोबी राजधानी दिल्ली आया, कहने लगे व्यथा लेकर अपने ही मन में। कि आगरे का एक धोबी राजधानी दिल्ली आया, कहने लगा व्यथा लेकर अपने ही मन में। कि गली गली ढूंढा मैंने नगर नगर में, के वन में न मिला मुझे, मिला उपवन में। कि टीले पर चढ़कर ढेचू ढेचू बोलता था, बड़ा होनहार दिखता था बचपन में। कई दिनों से लापता है जगह मेरे दिल्ली में, ढूंढने आया हूँ उसे संसद भवन। क्या बात क्या बात क्या बात। एक स्वर्गीय नेता, एक स्वर्गीय नेता नरक में गया, एक स्वर्गीय नेता नरक में गया। यमराज ने कहा चुपचाप बैठ जाइए, अपने मुनीम चित्रगुप्त को बुला के कहा इनका हिसाब अति शीघ्र समझाइए। कि चित्रगुप्त ने कहा यमराज महाराज, इनके हिसाब में न शीघ्रता दिखाई। 5 साल में जो इन्होंने कर्म किए उसको बताने में 50 साल चाहिए। क्या बात। कि चाहे तुम शोर करो चाहे बोर बोर कहो, आया हूं तो कविता सुना के ही हटूंगा मैं। क्या बात। कि चाहे तुम शोर कहो चाहे बोर बोर कहो, आया हूं तो कविता सुना के ही हटूंगा मैं। 8 बरसों के बाद मंच पे चढ़ा हूं मैं, कि 8 लंबे लंबे गीत गा के ही हटूंगा। क्या कहने। अरे हास्य नहीं सुनते, हास्य नहीं सुनते, कविता नहीं गुनते हो, कविता है क्या आज बता के हटूंगा मैं। देखने में ढीला हूं पर बहुत हठीला हूं मैं, एक एक श्रोता को हिला के ही हटूंगा कि हास्य रस सुन के भी, कि हास्य रस सुन के भी टस से न मस हुआ उमंग ही न लगी हो, तो व्यंग ही तू कस दे। धन नहीं मांगता सुमन नहीं मांगता, मैं नहीं चाहता तो मुझे यश के कलश दे। कि दादा के सुनाई मैंने तुम्हें कविताएं, भाई भूल हुई अब न सुनाऊंगा बकस दे। पर भूस सा तुम मुंह लिए भूस सा पड़ा है तू, अरे मन भूस एक बार जरा हंस दे। कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। कि रंग जो करोगे मुझे दंग में करूंगा, तुम्हें रंग जो डालोगे तो उमंग भर जाऊंगा। कि तालियां न पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा। कि
तालियां न पिटोगे तो गालियां सुनाऊंगा, दाद नहीं दोगे तो फसाद कर जाऊंगा। एक छोकरी बोली क्या फसाद कर जाएगा, तो मैं बोला तेरे लिए यहीं मर जाऊंगा। लंबी है कविताएं तो एक कमाल कमाल। आखिरी छोटी सी कविता 2.5-3 मिनट डॉक्टर रुमलेश ने वो सुनाता हूं मैं लास्ट, उसके बाद मैं दफा हो जाऊंगा। मैं नहीं जीऊंगा। शरद जी, वंदना जी, आप दोनों के बारे में इन सब लोगों ने जो किया, कॉपी दैट। तो मैं बहुत सारा समय बचा रहा हूँ। तो जैसे उस दिन अपने जी आए थे कभी जो पिछले साल जी जी, विनीत चौहान जी और हरिओम पवार जी आए थे, तो मैंने कहा था कि हरिओम पवार जी और बाकी सबको नमस्कार, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो मैं किसी का नाम नहीं लिया था, तो वैसे ही कॉपी टू ऑल। चलिए, एक कविता है जो कवियों के ऊपर ही है, लेखकों के ऊपर ही है, राइटर्स के ऊपर ही है, और दोस्तों ने कईयों ने सुनी हुई है, लेकिन वे मेरी फेवरेट कविता है। और नहीं, उससे पहले एक छोटा सा वो रह गया है जो कि बहुत जरूरी समझता हूं मैं, पिछली बार भी भूल गया था, तो शायद आपको भी नया लगे कि ये राजेंद्र राजन जी की है कि उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आ गई। उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आने लगी, और रह रहकर यही बात मन को सताने लगी कि अगर ये कमबख्त इन जूतों को पहनकर 21वीं सदी में चला गया, इस कमबख्त का कुछ नहीं जाएगा मगर सरकार की नाक रोज कटवाएगा। यही सोचकर मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसे पूरी तरह धमकाया, क्यों जनाब आपने जूते कब और कहां से खरीदे हैं, और जरा सच सच बताइए कौन सी सदी के हैं। तो बोला कि बाबूजी मेरी ऐसी औकात कहां कि मैं जूते खरीद सकूं, ये तो आप जैसे किसी बाबूजी ने पुराने समझकर फेंक दिए थे, मैं इन्हें नए समझकर उठा लाया था। मेरा एक काम मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया था, तो मैंने पूछा आपने इन पर पॉलिश कब से नहीं करवाई, तो बोला कि बाबूजी आप ये क्यों नहीं पूछते कि मैं रोटी कब से नहीं खाई। क्या बात है, क्या बात है। बाबूजी आप ये क्यों नहीं पूछते कि रोटी कब से नहीं खाई। मैंने कहा रोटी खाइए या मत खाइए, लेकिन अगर 21वीं सदी में जाना है तो जूतों पर पॉलिश करवाइए। अरे क्या यही जूते पहनकर 21वीं सदी में जाओगे, क्या सरकार की पूरी कर पाओगे। तो बोला कि बाबूजी आप इसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये 21वीं सदी आखिर क्या बवाल है। मैंने कहा कमाल है, लगता है घर में टेलीविजन नहीं रखते हो, समाचार पत्र भी रोज नहीं पढ़ते हो। अरे मेरे दोस्त, 21वीं सदी वो सदी है जहां जाने के बाद हर आदमी हर तरह से खुशहाल होगा, जहां कोई भूखा नंगा न कंगाल होगा, जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा और आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो बोला कि आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा। तो बोला कि बाबूजी अगर वहां जाकर भी हमारा खून पिया जाना है तो यही जगह कौन सी बुरी है। क्या बात। वैसे भी हम गरीबों की गर्दनों के लिए जिसके हाथ में देखो छुरी है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया, बोला कि बाबूजी मेरी आधी छुट्टी खत्म हो गई है, मजदूर आदमी हूं, जाने दीजिए वरना ठेकेदार यहीं आ जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरी जान खा जाएगा। और जैसे ही वो सड़क पार करके जाने लगा, अचानक उसका स्वह दुर्भाग्य जाग गया और पीछे से आता हुआ ट्रक उसके पैरों को कुचलकर भाग गया। ये देखकर मेरा मन बुरी तरह घबराया, मैं दौड़ा उसके पास आया। वो बोला कि बाबूजी अब तो आपके सारे शिकवे गिले ही मिट गए हैं, मेरे दोनों पैर ही कट गए हैं ना। ये सुनकर मेरा मन बुरी तरह क्लांत हो गया और बूढ़ा बेचारा सड़क पर ही शांत हो गया। इस कविता को पढ़ के कॉलेज में पहली बार मुझे कॉन्फिडेंस मिला था और मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो जहां भी मैं गया इस कविता ने हमेशा फर्स्ट प्राइज देता है, तो इस कविता का बहुत बड़ा हाथ है, क्या मिस ना कर दूं कहीं। तो बस वो लास्ट कविता और उसके बाद जी दफा हो जाए कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। तुमने अब प्यार न श्रृंगार लिखा
लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, आज कविता का नया युग है, रीति काल नहीं, देश पहले की तरह आज है खुशहाल नहीं। गोपियों पर हुआ करते हो बलात्कार जहां, गोप फिरते हो डिग्रियां लिए बेकार जहां, तुम वहां कृष्ण की हुंकार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। क्या बात। भूख के सामने श्रृंगार की बातें करना, खोखले जिस्मों से अभिसार की बातें करना। मैं पूछता हूँ कहाँ की ये अदाकारी है, वक्त के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ऐसी गद्दारी को धिक्कार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो। क्या बात। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। रूप अभिशाप है इस देश की ललनाओं को, प्यार शोषण का तरीका है इन अबलाओं को। वे जो वेश्याएं हैं कल वे भी प्रेमिकाएं थी, तुम्हारे जैसे किसी कवि की वे कविताएं थी। उनके दुखों का कोई उपचार लिखो। क्या बात है। वक्त की मांग है अंगार लिखो। क्या कहें। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिसने दश शीश को निज बाणों से छेदा है यहाँ, उस जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों, खून में उनके तुम पानी न मिलाओ कवियों। उनके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। तुम्हें अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार। अद्भुत अद्भुत।